आ, आपको जो आज प्रैक्टिस में एक्सरसाइज दी जाएगी उसमें हम एक्सेल और होल्ड पे काम करेंगे। नॉर्मल जो टेंडेंसी है एक ह्यूमन की, जो मैंने देखा है, एक तो वी आर बायस टुवर्ड्स इनहलेशन। हम सांस अंदर खींचने में बहुत माहिर है, क्योंकि सांस अंदर खींचने से हम जिंदा रहते हैं। सांस अंदर ना जाए तो हम मर जाते हैं। इसलिए वी आर बायस्ड टुवर्ड्स इनहलेशन, है ना। ऊपर से मीडिया भी बोलता है टेक अ डीप ब्रेथ, सब बोलते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लो सांस लो सांस लो। एक तो कब कोई ये नहीं बोलता कि सांस छोड़ो। कभी सांस छोड़ने में इतना एम्फोसिस नहीं किया गया। कभी हमने बचपन से सुना नहीं कि सांस छोड़ो, सांस छोड़ो। उतना ही छोड़ो जितना अंदर ले रहे हो। सांस छोड़ने पे फोकस करो। तो इनहेलेशन इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, एक्सहेलेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिमिटेड इन द कैपेसिटी टू एक्सेल। वन मोर थिंग, देखो लोगों को ब्रेथ होल्डिंग की बहुत आदत है। ऐसा नहीं कि लोग ब्रेथ होल्ड नहीं करते, बट लोग ब्रेथ होल्ड करते हैं, या आप और मैं ब्रेथ होल्ड करते हैं सांस अंदर लेके। हम सांस को अंदर खींचते हैं और ब्रेथ होल्ड करते हैं। सांस को अंदर खींच के जब हम ब्रेथ होल्ड करते हैं, वो कुछ सिचुएशन में हेल्प भी कर सकता है। जैसे वासलवा मैनोवर होता है, हम वेट उठा रहे हैं जिम में, तो अच्छी बात है, ठीक है, कर लो। आपने बूढ़े लोग देखे होंगे कॉन्स्टेंटली, कुछ लोग ब्रेथ होल्डिंग की, कुछ लोगों को आदत होती है बैठे बैठे छोटी छोटी चीजों पे सांस लेते रोकते फिर ऐसे छोड़ते हैं, है ना। एक तो ये करने से आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है। जब भी आप सांस अंदर लेके ब्रेथ होल्ड कर रहे हो, जो कि आपकी टेंडेंसी है, उस समय आप बार बार अपनी हार्ट बीट को बढ़ा रहे हो और अपने बीपी को शूट अप कर रहे हो। मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स ऑफ टाइम, दैट कैन हैव सम कॉन्सिक्वेंसेज डाउन द रोड, ठीक है। तो एक्सेल करने की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना सांस अंदर ले सकते हो, एटलीस्ट उससे डबल एक्सेल करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। अगर तुम 6 सेकंड का इनहेल करते हो तो 12 सेकंड की एक्सेल कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी तरफ काम करना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एक्सेलेशन आइसोलेशन में नहीं होता। व्हेन यू एक्सेल करेक्टली, एट द एंड ऑफ द एक्सेल इट विल activate the right core musculature that is responsible to get the rib and pelvis in a neutral position. तो अब देखो ब्रीदिंग कैसे बायोमेकेनिक्स को अल्टर करती है। जब आप सही एक्सेल करते हो, आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपकी हील्स की तरफ आता है व्हेन यू आर स्टैंडिंग, इवन इफ यू आर सिटिंग। बिकॉज जनरली जो हमारी टेंडेंसी है, बहुत सारे लोगों के पेट बाहर निकले हैं तो उससे रिब एक फ्लेयर्ड पोजीशन पे रहता है, सेंटर ऑफ मास आगे जाता है, और ह्यूमंस वांट टू गो फॉरवर्ड इन स्पेस। सेंटर ऑफ मास की प्रवृत्ति है आगे जाने की, तभी हम चल पाएंगे। बट टू मच सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड इन स्पेस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इश्यूज। So if you do a good exhale, you get back, you get grounded into the ground. आप थोड़े से सेंटर हो पाते हो, नहीं तो लोग बहुत ऑफ सेंटर है ना। एंड जिस होल्ड की मैंने बात की, ये आफ्टर द एक्सलेशन होल्ड है। अगर आप ये छोटी सी चीज पकड़ के अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करने लग जाते हो आज से, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपके क्लाइंट्स की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको सिखा दूंगा। बट द एक्सलेशन कैपेसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड होल्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल्ड आफ्टर द एक्सेल। सो जब हम पूरा सांस बाहर छोड़ते हैं, अब जो एक्सेल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये एक्सेल के बाद होल्ड करना आसान नहीं होता है। ये बहुत जल्दी आपको एंजाइटी दे देगा। जितनी जल्दी आपको एंजाइटी होएगी सांस छोड़ने के बाद जब आप रोकते हो, अगर आपकी 2-3 सेकंड में ही हालत खराब हो जाती है, अंदर एंजाइटी होती है, मौत का डर लगता है, मतलब आपकी ब्रीदिंग बहुत खराब है। अगर आप किसी एंजाइटी वाले पेशेंट को या एस्थमेटिक पेशेंट को ये होल्ड करवाओगे, तो 1-2-3 सेकंड में वो उसके बाद ऐसा करेगा, तो वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इसकी ब्रीदिंग में इशू है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? जब हम होल्ड करते हैं, हम अपना CO2 को बढ़ाते हैं बॉडी में, है ना। तो जो CO2 का टॉलरेंस का कंसेप्ट है, ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, जो कि आपको आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कोई वेस्ट गैस गैस नहीं है। तो ये चीज जब मैंने समझी थी, तो काफी लाइट बल्ब था मेरे लिए। बिकॉज पहले तो जो हमने स्कूल में पढ़ा था, CO2 इज अ वेस्ट गैस, है ना। बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं, हम इसको एक्सक्रीट करते हैं। तो मैं तो यही सोचता था बचपन से, बायोलॉजी में पढ़ी थी, तो वही कि इट्स अ वेस्ट गैस, है ना। CO2 बाहर निकालना है बॉडी से, और जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो उतना बढ़िया होएगा, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है ना। तो बोहर इफेक्ट हम पढ़ते तो है, अपनी बायो में पढ़ते हैं, इवन फिजियोलॉजी की बुक्स में भी होता है, बट उसको इस तरीके से नहीं समझाया जाता।
तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते लोग, है ना। CO2 टॉलरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी अगली स्लाइड में भी इसके बारे में बताऊंगा। आपको CO2 टॉलरेंस बनानी है अपनी। आप कितना अच्छा जिंदगी जी सकते हो ना, उस कैपेसिटी का नाम है CO2 टॉलरेंस, बस इतना समझ लो, बहुत मोटे लेवल पे। जो बहुत अच्छा एथलीट होता है ना, उसका CO2 टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है, और एक अनफिट सेडेंटरी बंदे का CO2 टॉलरेंस बहुत खराब होता है। उसके ऊपर जिन लोगों को एंजाइटी होती है और एयरवे इश्यूज होते हैं, उनका CO2 टॉलरेंस और भी बुरा होता है। CO2 टॉलरेंस आपके लाइफ के स्ट्रेसर्स को लेने की कैपेसिटी को बताता है। फिजिकल टॉलरेंस तो ये आपकी बता ही रहा है, ये मेंटल टॉलरेंस भी बताता है इंसान की। जिसका CO2 टॉलरेंस कम होता है वो इंसान ज्यादा एंशियस होता है, ज्यादा एंशियस होता है। अच्छा, इसके पीछे क्या स्टोरी है? जब आप वो दोनों बुक्स पढ़ोगे, तो मेरे को नहीं पता कौन सी बुक में है, आई थिंक डेथ बुक में है, तो एक बार साइकेट्रिस्ट के पास जो लोग आते थे जिनको पैनिक अटैक्स होते थे, है ना, तो उन पे रिसर्च चल रहा था, तो लोग अंदर आते थे। तो जनरली आप कभी भी देखना, जिस इंसान को एंजाइटी या पैनिक अटैक आता है, वो इंसान कुछ ऐसे सांस लेता है और फिर बोलता है मेरे को सांस नहीं आ रहा है। अगर आप इस बंदे को ध्यान से देखो, तो ये बहुत सांस ऑलरेडी अंदर खींच रहा है। एक तो जिन लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी या पैनिक अटैक आ जाता है, वो एक हाइपर वेंटिलेशन की स्टेट में चले जाते हैं। हाइपर वेंटिलेशन इज सिंपली जरूरत से ज्यादा सांस अंदर लेना, है ना। डर में इंसान ज्यादा सांस लेता है, जिससे बॉडी सिंपैथेटिक स्टेट में जाती है। सिंपैथेटिक स्टेट इज द फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑफ द बॉडी। अब मेरे सामने शेर है, तो मेरे को ज्यादा सांस की जरूरत है भागने के लिए या वटेवर। अच्छा है, उसी की वजह से हम आज तक सर्वाइव किया है, लेकिन हर समय सिंपैथेटिक स्टेट में रहना बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आपको दे सकता है। और जितने भी लोग आपके क्लिनिक्स में आते हैं, फिजियोज, दे आर नॉट इन टू दैट पैरासिम्पथेटिक स्टेट, है ना। पैरासिम्पथेटिक स्टेट में अगर बॉडी सही से रहे, ऑब्वियसली पूरे दिन नहीं रहनी चाहिए कुछ। अगर जिसका सिंपथेटिक स्टेट ज्यादा एक्टिव है, जो क्रॉनिक पेन में है, वहाँ पे चीजें साथ चलती हैं। तो उसके ब्रीदिंग में भी कुछ इशू है, वहाँ पे एंजाइटी का कंपोनेंट भी है, एक मेंटल कंपोनेंट भी है, और आपके पास वैसे भी कोई बंदा खुशी में नहीं आता, तो जिस स्टेट में आ रहा है वो बहुत हैप्पी स्टेट नहीं है ना। दैट मीन्स जब एक बंदा फर्स्ट टाइम फिजियो की क्लिनिक में डॉक्टर के पास जा रहा है, उसकी सिंपैथेटिक ड्राइव ऐसे ऊपर है। इसलिए जब लोग डॉक्टर या फिजियो को अपने दर्द बताते हैं, तो घर में अगर दर्द 5 का है, तो उनके सामने दर्द 10 का महसूस होता है, क्योंकि वो दर्द पे फोकस कर रहा है। उस सेटिंग में इनिशियली फर्स्ट इंट्रैक्शन में उसको ज्यादा दर्द महसूस होएगा, और वो एज अ विक्टिम ज्यादा महसूस करता है वहां पे। अच्छा, व्हेन वी डू एक्सेल एंड होल्ड, इट एक्टिवेट्स द राइट मसल, दैट इज डायफ्राम, टीबी, ओब्लिक्स, एंड उसके बाद का जो इनहेल है वो इफेक्टिवली सही जगह पे जाएगा। A person who can't pause his breath has no pause in his life too, and ये आप करके भी देख सकते हो। मैंने तो पर्सनली खुद पे किया है। जब मैं इनिशियली ये चीज़ें करनी शुरू की, तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, एंजाइटी हो जाती थी। नॉट एंजाइटी बट गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि मेरे को जिम जाने की, ये वेट उठाने की और स्प्रिंट करने की, बॉक्सिंग में मुक्के मारने और मुक्के खाने की आदत थी। तो माई लाइफ वॉज लाइक दिस, है ना। आई वॉज ऑलवेज ऑन द टो। तो ये ब्रीदिंग वगैरह का काम क्या होता है ना, शांत बैठ के करना होता है। तो मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी नहीं, तो पहले मेरे को बहुत दिक्कत हुई। बट धीरे 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 जब मैंने इन चीज़ों पे काम किया, तो इसने मेरी पर्सनैलिटी को भी शिफ्ट किया। तो मेरे को लगता था मैं वो इंसान हूँ, बट वो एक रिएक्शन था। अगर आपकी ब्रीदिंग वगैरह सही नहीं है, तो फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टेट में रहेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होंगे। अब जब मेरी ब्लड स्ट्रीम में ऐसे स्ट्रेस फाइट फ्लाइट हार्मोन्स है, तो मैं कैसे एक्ट करूंगा लाइफ में? मुझ में जल्दबाजी ज़्यादा होगी, रेस्टलेसनेस ज़्यादा होगी, एंक्शियस हो जाऊंगा बहुत जल्दी, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, दैट इज मैं थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाऊंगा। ये किया जा सकता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, अगर मैं इंजेक्ट कर सकूं फाइट फ्लाइट हार्मोन, तो आप रिलैक्स फील नहीं करोगे। अब सोचो, मेरे साथ ये सारी चीजें हैं, और फिजियोलॉजिकल लेवल पे मेरी गलत ब्रीदिंग मेरे को इम्पैक्ट कर रही फ्रॉम द चाइल्डहुड, और मैं ऐसी ब्रीदिंग पिछले 25 साल से कर रहा हूँ फ्रॉम द चाइल्डहुड, फॉर एग्जाम्पल। तो 25 साल की उम्र में जो मैं इंसान हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मैं समझता हूँ कि मैं ये हूँ, क्या वो मैं एक्चुअल में हूँ, या फिर दैट इज अ रिएक्शन टू द फिजियोलॉजी? अगर आप फिजियोलॉजी समझते हो, ऑब्वियसली आप लोग समझते हो। अगर हम किसी इंसान को, डिप्रेस्ड पर्सन को SSRI दिया जाता है, हम उसको बाहर से सेरोटोनिन देते हैं, तो वो अच्छा महसूस करता है। तो अगर हम एक खराब न्यूरोकेमिस्ट्री को सही करने के लिए एक एक्सटर्नल सब्सटेंस या कोई भी हार्मोन ऐड करते हैं, और वो अच्छा महसूस करता है। अगर एक बॉडी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स अपने ब्लड स्ट्रीम में, अपने एक सिस्टम में ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स है, तो क्या वो सिस्टम अच्छा महसूस करेगा? वो नहीं महसूस करेगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, 5 10 15 साल जब ये चलेगा, तो एक पर्सनैलिटी फॉर्म होएगा, जो कि उसका एक्चुअल पर्सनैलिटी नहीं है, इज अ रिएक्शन। तो जो आपके पास दर्द वाले क्लाइंट्स आते हैं, वो तो आप देखो, जो लोग काउंसलिंग करते हैं, क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, काफी टाइम हो गया, उसमें भी आपको पता है क्लाइंट्स सब सेम प्रकार के नहीं होते। कुछ लोगों को दर्द होता है बट थोड़े से चिल होते हैं,
जिन लोगों के जो लोग चिल होते हैं, जिनका माइंडसेट या फिर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा लोग चीज़ों को हल्के में ले पाते हैं, उनके साथ काम करना आसान होता है, उनको रिजल्ट भी आ जाता है। फिर दूसरे लोग होते हैं जो 50 तरह की वीडियो देखते हैं, है ना, 4 फिजियो के पास जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर किसी और के पास भी जा रहे हैं, फिर वीडियो भी देख रहा है, 50 एक्सरसाइज भी कर रहा है ना, फिर टेंशन भी और विक्टिम माइंडसेट है, मेंटालिटी भी ऐसी है, गुस्सेल भी है, एंजाइटी भरा है, आपको पता है किसके साथ रिजल्ट आता है। तो ये इंसान के नेचर अलग अलग होते हैं, इसमें से ब्रीदिंग का रोल नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ये चीजें खराब होने से एक फिजियोलॉजिकल लेवल का रिएक्शन होता है, जो ओवर द टाइम उस इंसान को वैसा बना सकता है। अब उस इंसान की जिंदगी होगी अंदर, और वो सोचता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, बट वो ऐसा नहीं है। वो वैसा है बिकॉज ये हो रहा है उसके साथ, है ना। सांसों पे कंट्रोल नहीं है, बैठ नहीं सकता। अब सांसों पे कंट्रोल करने के लिए अगर इंसान बैठ रहा है सिंपली, अब लोग इंसान जो इंसान ध्यान लगा रहे हैं उसमें भी तो हम यही कर रहे हैं। तो ब्रेथ का बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो आप प्रेजेंट पे आ जाओ। और मैं आपको यहाँ मेडिटेशन नहीं सिखाऊंगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ कभी कभी। और हम मेडिटेशन की बात नहीं करते, बट सांसों पे तो कितने लोगों ने कितनी ही बात की है, हजारों सालों से सांसों पे बात की है, श्वास ही जीवन का सूत्र है। और ब्रीदिंग डायरेक्टली आपकी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है आपकी ब्रीदिंग, इसलिए आपको ये सब कुछ बताया जा रहा है। ऑटोनॉमिक ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, आपके मसल टाइट है वीक है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, मसल को खींचने से कुछ नहीं होता है ना। और आपका ब्रेथ भी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तेज सांस लेने से नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक होता है, रिलैक्स लंबा सांस लेने से नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट डाइजेस्ट में जाता है। अगर आप ब्रीदिंग का रोल ऑटोनॉमिक्स के साथ समझोगे तो आपको बहुत हेल्प होएगा आपकी क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में, और उससे भी पहले आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में भी बहुत हेल्प होएगा। तो मैं इस चीज को बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ब्रीदिंग को हमें सिर्फ लिटरली ये नहीं देखना कि सांस ही है, सांस कितने मायने में हमें इम्पैक्ट करता है, अगर आप उसकी गहराई समझ जाओ तो अपनी जिंदगी तो बढ़िया होगी। जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उनको भी आप देख पाओगे, बहुत लोगों को इसकी जरूरत होती है, बहुत लोगों को नहीं होती है, बट इस चीज पे कोई भी इंसान काम करेगा उसको हेल्प मिलेगा, है ना। तो वी नीड टू गेट बेटर एट एक्सलेशन एंड पॉजेज, एंड दिस leg is very important. Low CO2 tolerance will increase your sensitivity to pain. You will perceive the moment as painful, even though it was within your capability. Breathe well, be calm, see the body change. अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल ये होता है, मान लो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास कोई भी इंसान है, हर इंसान खुशी में तो आता नहीं है ना, दर्द में आता है ना। तो डॉक्टर, लॉयर, फिजियोथेरेपिस्ट, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है इसमें कोई भी खुशी में नहीं आता है ना। किसी को दर्द होता है तो फिर आप पैसा कमाते हो, है ना, किसी के दर्द में आपका पैसा है। नॉट नॉट इन अ बैड वे ऑब्वियसली, पीपल यूज इट एज अ बैड वे, बट जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, डॉक्टर लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आप लोग डॉक्टर लोगों को हेल्प कर रहे हो, एडवोकेट्स लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बट काम तो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बट एक वाइब्रेशन ये भी है कि लोग दर्द में आपके पास आ रहे हैं, और ये जो लोग आपके पास दर्द में आ रहे हैं वो बहुत दर्द में हो तभी आपके पास आ रहे हैं, है ना। ये अगर आप मेंटालिटी समझेंगे, कोई नहीं आना चाहता डॉक्टर के पास, पीजी के पास। इवन जिम भी, चलो लोग फिटनेस के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग जिम भी तभी आते हैं जब उनकी जिंदगी की वाट लगी होती है। जब उस स्टेट में बंदा आपके पास आता है, एक तो वो रिलैक्स नहीं है, बहुत सालों से नहीं है, बहुत महीनों से नहीं है, ज्यादा सांस ले रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है, CO2 टॉलरेंस बहुत कम है, बॉडी की कंडीशनिंग बहुत खराब है, शायद कभी एक्सरसाइज भी नहीं करता है, बहुत सारी चीजें हैं। मान लो मेरे पास कोई बंदा है जो बोलता है मेरे को डिस्क का पेन है, ये है वो है सो है, 10 जगह में उसको बॉडी में पेन है, अगर मैं उसको 10 मिनट एक स्पेसिफिक टाइप की ब्रीदिंग करवाता हूँ, जो मेडिटेशन नहीं है, जो उसकी फिजियोलॉजी को भी अल्टर करेगी, कुछ बायोमैकेनिकल चेंज भी लाएगी, कुछ रिप्टेज पेल्विस के साथ भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, 10-15 मिनट में, विदाउट डूइंग एनी स्ट्रेचिंग और एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, दिस एंड दैट, जो भी चीजें करवाई जाती है, इफ यू जस्ट वर्क ऑन द ब्रीदिंग एंड ऑटोनॉमिक्स ऑफ दैट पर्सन। वो 10 की पेन के साथ आया था ना, विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, पेन विल रिड्यूस, कितना रिड्यूस होगा डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों में रिडक्शन 1 तक आ जाता है, कुछ लोगों में रिडक्शन 5 तक आ जाता है। और ये आपके लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास कोई बंदा फर्स्ट सेशन लेने आता है और उसको कोई चेंज नहीं दिखता, जो कि उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि पेन सही करने में महीनों भी लगते हैं और बहुत सारे सेशंस भी लग सकते हैं, बट लोग इग्नोरेंट होते हैं या बेवकूफ़ होते हैं, उनको ऑब्वियसली पता नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि डॉक्टर या कोई भी इंसान मूवमेंट प्रोफेशनल एक एक घंटे में जादू करके दिखा दे 5-10 सेकंड में। तो आपको जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ ये वो जादू है जिसके बाद वो टिकेगा। अब वो टिकेगा तो इसमें दोनों का फायदा है, आपका भी क्योंकि वो ज़्यादा सेशंस लेगा,
या आपके साथ रहेगा। आपका गोल वैसे भी ज्यादा सेशंस देना नहीं है, आपका गोल प्राइमरीली उसको हेल्प करना है। बट कई बार हेल्प करने के लिए भी हमको टाइम चाहिए, है ना, वो तो पहले ही भाग जाएगा। ये जादू जब आप सीखोगे तो वो दर्द में अंदर आएगा पर दर्द में जाएगा नहीं, रिलैक्स स्टेट में बाहर जाएगा। एंड फिर उसको लगेगा कि हाँ जी इन्होंने कुछ किया है, ठीक है, इनके पास तो मेरे को आराम आएगा। देन वी कैन वर्क ऑन द कोर प्रॉब्लम्स, देन वी कैन इंक्लूड द मसल्स एंड स्ट्रेंथनिंग एंड एवरीथिंग। जो चीज नहीं की जाती मेरे हिसाब से, जिसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली एक्टिवेशन एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, इफ द पर्सन इज इन पेन, आपका गोल होना चाहिए इज टू जस्ट काम डाउन द नर्वस सिस्टम, जिससे पेन का परसेप्शन थोड़ा सा कम हो जाए, ये थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में आ जाए, इसका सिंपैथेटिक स्टेट रिलैक्स हो जाए। अब इसको बात भी समझ आएगी, ये विक्टिमहुड मेंटालिटी से भी बाहर आएगा और एक कॉन्फिडेंस भी इसको आएगा कि कुछ हो सकता है। अगर मेरी पीठ में दर्द है और किसी और बंदे की पीठ में भी दर्द है, लेट्स से, वैसे तो हम दर्द को तोल नहीं सकते, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मान लो दोनों को 50 का दर्द हो रहा है, लेकिन वो एथलीट है, उसका CO2 टॉलरेंस ज्यादा है, तो उसको दर्द कम महसूस होगा। पेन इज रियल, कितना महसूस होता है डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। पेन कांस्टेंट नहीं होता है, नहीं तो फिर अच्छे टाइम में भी आपको पेन होना चाहिए था। अच्छे टाइम में लोगों को पीठ का दर्द नहीं होता है, बुरे टाइम में लोगों को बहुत पीठ का दर्द होता है, बिकॉज आपकी मेंटल स्टेट इन्फ्लुएंस करती है पेन परसेप्शन को। सो योर कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस लेवल विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सेंसिटिविटी ऑफ पेन। आपका तो काम ही है ना पेन के साथ डील करना। तो आपका जो क्लाइंट है जो बोल रहा है, आप बोल रहे हो थोड़ा सा हिंज करो, बोल रहा है नहीं जी मैं हिंज नहीं कर सकता, मेरे को दर्द हो रही है, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी ऑफ पेन बहुत ज्यादा है। इवन अगर मैं सोचता हूँ ना कि डिस्क पेन होने से तो बैक में पेन होता है, अगर मैंने वो मान लिया तो मैं जब भी झुकूंगा मेरा ब्रेन ब्रेन पेन प्रोड्यूस करेगा। ब्रेन पेन प्रोड्यूस कर सकता है। पेन कभी भी टांग या बाजू में नहीं होता, यहाँ पे होता है, प्रोसेसिंग यहाँ होती है, इंफॉर्मेशन यहाँ जा रहा है, पेन ब्रेन में होता है, पेन यहाँ पे होता है। आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन का क्या क्या कैलकुलेट करके क्या आउटकम निकालता है, कैसे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और क्या समझता है उस इंफॉर्मेशन से कि बहुत डेंजरस है, कम है, ज्यादा है, सारा गेम दिमाग का है। दर्द शरीर में नहीं होता, दिमाग में होता है। तो दिमाग से कैसे खेलना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो इंसान आ रहा है उसको एक दर्द तो है, लेकिन जिस स्टेट में वो आपके पास आ रहा है ना उसमें वो एक्स्ट्रा पेन लेके आ रहा है, जो कि सच नहीं है। ज्यादा सांस लेके आपके पास आ रहा है, ज्यादा सांस इतने टाइम से ले रहा है, गलत सांस ले रहा है ना, डरा हुआ है, फ्यूचर को लेके, करियर का प्रॉब्लम है, बीवी से झगड़ता है, 50 चीजों की वजह से दर्द हो सकता है। सो वेन, हम क्या कर सकते हैं इसमें, विल वर्क ऑन दिस फैक्टर, उसके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके, अगर हम CO2 को सही अमाउंट में उसकी बॉडी में लेके आ सके, वो कामनेस शो करेगा। अच्छा, पीछे वो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता रहा था, मैं भूल गया। अच्छा, जब वो पैनिक अटैक्स वाले लोग उनके पास आए, साइकेट्रिस्ट के पास, तो साइकेट्रिस्ट ने क्या किया। अच्छा, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, एक बार यस कर दो, सो तो नहीं कैसा है, कौन कौन आवाज सुन रहा है मेरी, आप खुद को अनम्यूट करो। अच्छा, मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे हो, मैं देखता हूँ। हाँ जी, ठीक है, चल रहा Yeah, listening, listening, है, listening. वी आर ऑन द सेम पेज। या लेक्चर देता हूँ तो मैं ये स्क्रीन को, अभी 4 लोग दिख रहे हैं ना, मैं एक रखता हूँ खुद, ताकि वो रिकॉर्डिंग में सिर्फ मैं ही आऊँ और मैक्सिमम स्क्रीन आपको दिखे। ठीक है, सब लोग हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा, ये आप ट्राई करना, देखना आजकल से ही आपको। बाकी चीजें तो ऑब्वियसली काम करती है, बट जस्ट जस्ट बाय वर्किंग ऑन ब्रीदिंग काफी चेंजेस लाए जा सकते हैं बॉडी में। अच्छा, हियर द साइंस दैट यू और योर क्लाइंट इज स्टक, सॉरी यहाँ स्ट्रक लिखा हुआ है, स्टक इन फाइट और फ्लाइट, है ना, ये आप अपने लिए भी देख लेना। और आपका क्लाइंट जब आपके पास आता है तो काउंसलिंग में भी उसकी उसकी बातों से, बॉडी लैंग्वेज से काफी चीजें पता लग जाती है। अब एक इंसान जो बहुत ज्यादा फ्यूचर में भटकता है ना, अनसर्टेनिटी से बहुत डरता है, वैसे तो कोई इंसान का दिमाग ऐसा है ही सबका, बट बहुत ज्यादा जो टेंडेंसी है, तो ये बताता है कि भाई फाइट फ्लाइट में इंसान ज्यादा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, एक इंसान जो बोलता है मेरे बहुत मसल्स टाइट रहते हैं, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स से मसल टाइटनेस बढ़ता है बॉडी में, विदाउट विदाउट इवन एनी। अब देखो, मान लो रिफ्लेक्सर, अब हम बोलते हैं पेल्विस एंटीरियर टिल्ट में गया तो रिफ्लेक्सर टाइट होता है, वो एक चीज है। मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदा बैठा है, रिलैक्स बैठा है, मसल भी उसकी लेंथ टेंशन रिलेशनशिप सही है, जैसे ही स्ट्रेस आएगा, जो मसल का लेंथ टेंशन टेंशन रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाए, है ना। तो मसल ज्यादा कंसेंट्रिकली ओरिएंट हो जाते हैं,
उसको टाइट भी कह देते हैं, वो उस टाइम के लिए अच्छा है, लेकिन जो कांस्टेंट स्टिफनेस टाइटनेस शो कर रहा है, दैट मीन उसका जो सिस्टम है ज़्यादा एजिटेटेड मोड में है, कॉन्स्टेंटली क्रॉनिक पेन वाले लोगों के साथ यही इश्यूज होते हैं। स्लीपिंग इश्यूज है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, नो पॉज इन लाइफ, कोई अपने दांत रगड़ता है जिसको ब्रक्सिज्म कहते हैं, धीरे धीरे वो टीएमजे भी वहाँ पे हो सकता है। फिर वो सारी चीज़ें होगी तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। थोड़ा डेंटल वाले एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को आप इसलिए हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी में टॉप डाउन इन्फ्लुएंस होता है, उनको विजन इशू होते हैं, बैलेंसिंग इश्यूज होते हैं, डेंटल इश्यूज होते हैं, है ना। अगर जबड़ा सही से नहीं बैठता है उसकी वजह से लैटरल पेल्विक टिल्ट हो सकता है, स्पाइन में स्कॉलोसिस हो सकता है। अब इस इंसान को आप कितने भी एक्सरसाइज करवाओ ठीक नहीं होएगा, है ना। तो जो आपके बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, 10-15% लोग ऐसे हैं जिनको आप कभी हेल्प नहीं कर पाओगे। वैसे भी कोई भी इंसान भगवान नहीं है जो किसी को भी हेल्प कर दे। वेन देयर आर क्रेनियल इश्यूज इन्वॉल्व, तो फिर बंदे को रिलीफ देना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर उसका पैटर्न सही नहीं होता, वो बार बार उस पैटर्न में जाता रहता है। एक्सटेंशन पैटर्न इज आपका लोअर बैक मसल या पूरा पोस्टीरियर चेन बहुत ज्यादा टाइट है, और इंसान कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल ऐसे स्टिफ से, तो वो भी ज्यादा सिंपैथेटिक टोन दिखाता है बॉडी में, है ना। तो ये सारी की सारे सिम्टम्स है थोड़े बहुत जो आप खुद में आप अपने